हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, दैट इज़ ओस्मोटिक प्रेशर। सो ओस्मोटिक प्रेशर को प्रॉपरली स्टडी करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, कि ओस्मोसिस क्या है। सो अगर ओस्मोसिस हमें पता है तो हम ओस्मोटिक प्रेशर को ईजिली समझ सकते हैं बाद में। सो इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये ओस्मोसिस का प्रोसेस क्या है। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, जैसे कि मैंने ऐसे डायग्रामेटिकली शो करने के लिए आपको यहाँ बताया, तो उसके सेंटर में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो आप पास होने देती है, बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को ये पास नहीं होने देती। ठीक है, सो एक तरफ हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है और दूसरी तरफ मान लो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें कुछ क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, सो अब ओस्मोसिस क्या प्रोसेस है कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को, उसके सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर देते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करने शुरू हो जाते हैं। सो इसमें दिस इज़ द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तभी हमने इसको डेफिनेशन में डिफाइन किया। सो इट इज़ द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, व्हेन दिस प्योर सॉल्वेंट दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक, सो आगे फर्दर देखें, ओस्मोसिस ये तो था कि हम प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को अगर सेपरेट करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, सो अब ओस्मोसिस जो है दैट कैन ऑल्सो टेक प्लेस बिटवीन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशंस। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट ही होना चाहिए, बल्कि अगर दो सॉल्यूशंस हैं बट कंडीशन ये है कि उनकी कंसनट्रेशंस जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखो, जैसे कि ये है, सपोज हमारे पास ये कंटेनर है, तो इस तरफ एक तरफ हमारे पास जो है वो लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है और एक तरफ मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन इसमें ज़्यादा है। और दूसरी वाली साइड जो है दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज़ टेकन। सो इसमें मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, लेस कंसंट्रेटेड मतलब मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन एंड दिस साइड लेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर ऐसा है कि हमारे पास व्हेन द टू सॉल्यूशंस दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बट द सॉल्यूशंस शुड हैव द डिफरेंट कंसंट्रेशन, देन द particles of, or you can say the molecules of the solvent, they will flow from less concentrated solution to the more concentrated solution। एक तो इस तरह से हम बोल सकते हैं that solvent molecules they move from less concentrated solution towards the more concentrated solution। और दूसरी तरफ दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं दिस इज़, और यू कैन से द ओस्मोस, इस प्रोसेस में या व्हेन द टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस दे आर सेपरेटेड, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। सो इन दो तीन तरीक़ों से हम ओस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द अबाउट द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, और ओस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन। जबकि देखो, डिफ्यूजन में भी क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, और ओस्मोसिस में भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। मूवमेंट्स तो हैं दोनों में, बट स्टिल दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, अब ओस्मोसिस दैट
अभी पीछे हमने देखा कि ओस्मोसिस, जब भी हमने ओस्मोसिस का प्रोसेस देखा है उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ज़रूर लग गई थी, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट पार्टिकल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड इन द ओस्मोसिस प्रोसेस, बट इन डिफ्यूजन नो सच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, फाइन. सो इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट मोलिक्यूल्स. अब ओस्मोसिस में सिर्फ हमारे पास किसकी मूवमेंट होती है, सोलवेंट मोलिक्यूल्स की, बट डिफ्यूजन में सोलवेंट और सोल्यूट मोलिक्यूल्स दोनों की ही मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक. सो इट इज़ लिमिटेड टू लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली. ओस्मोसिस हम कहाँ यूजुअली स्टडी करते हैं, सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस में, ठीक, बट डिफ्यूजन जो है हम गैसेस में भी स्टडी कर सकते हैं एज वेल एज इन लिक्विड्स में भी स्टडी कर सकते हैं. वन मोर थिंग इज दैट osmosis can be stopped or reversed by applying additional pressure on the higher side, ठीक है. osmosis को हम stop भी कर सकते हैं. अब osmosis how it can be stopped और how it can be reversed अभी हम आगे इसको डिटेल में समझते हैं, बट फिलहाल आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हो. इसको हम डिटेल में अभी समझते हैं. सो इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड, but diffusion cannot be stopped, fine. So these are the points of differentiation between the osmosis and the fusion. So next, ये तो वैसे तो हम इस वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर को ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, बट ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस को समझना ज़रूरी था. सो नाउ नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज़ द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पाई, ठीक. अब पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन से पहले आप ये डायग्राम पे थोड़ा कंसंट्रेट करो. लाइक इस डायग्राम में हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, ठीक. एक बीकर में आउटसाइड पे हमारे पास क्या है, वाटर, और ये बीच में एक जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सेपरेशन दी है, और इस सेपरेशन के अंदर हमारे पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन एनक्लोज्ड है, ठीक है. इसमें अंदर सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन है और इसके बाहर जो है वो वाटर है, फाइन. सो ये हमारे पास सेटअप है, और इधर हमने एक ग्लास ट्यूब सॉर्ट ऑफ है हमारे पास, जो हम जिससे हम प्रेशर का इंक्रीज़ और वाटर लेवल का इंक्रीज़ और सॉल्यूशन का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखेंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट, अब इसमें लाइक water, pure water, it is separated from its solution which is a sugar solution. sugar solution can be any. so क्या होगा, अब water molecule की concentration बाहर ज़्यादा है, अंदर इसका solution है, तो water molecules will start moving towards inside of this semi permeable membrane where the sugar solution is enclosed. अब पहले इनिशियली जब अभी स्टार्ट नहीं हुआ था मूवमेंट, तो हमारे पास इनिशियल लेवल जो था वो सॉल्यूशन का ये था. अब वाटर मॉलिक्यूल्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी अंदर की तरफ, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन का लेवल है इस ट्यूब में वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा. सपोज इस मैक्सिमम लेवल पे वो पहुंच गया है, अब इसके बाद कोई राइज जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है. सो नाउ दैट लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द ग्लास ट्यूब, व्हाई इट राइजेस, देखो इनिशियली पहले ये था, अब ऑस्मोसिस से जो उसका लेवल है वो यहाँ तक पहुँच गया है. सो इट इज़ ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ ट्रेवल किए, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया. अब जब उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया तो इस ग्लास ट्यूब में जो भी मार्केशन है वो हमें राइज इन जो इसका ग्लास ट्यूब में राइज हुआ सॉल्यूशन का, वो यहाँ तक हमें क्लियरली विजिबल है, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, now this level will become stationary. अब कुछ टाइम के बाद there will be no increase in the level of this solution, ठीक. it means now the stage of equilibrium is reached in, ठीक है. अब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई. अब इस स्टेज पे क्या होता है, एट दिस स्टेज द एक्सेसिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर created on solution side
exactly balances the tendency of the solvent to pass through the membrane. So what is the meaning? अब इस इक्विलिब्रियम पे होगा क्या? अब देखो, जो इनिशियल से फाइनल लेवल हमारे पास पहुंचा था, इनिशियल से फाइनल लेवल इतना जो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि लेवल इंक्रीज कर गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बिल्टअप होगा। ठीक, अब एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर के ये बिल्कुल इंक्रीज नहीं कर रहा है, स्टेशनरी हो गया है। इट मीन्स दिस मच ऑफ प्रेशर दैट हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द सोल्यूशन साइड। अब सोल्यूशन साइड पे भी उतना प्रेशर उसको लग रहा है, तो ये प्रेशर जो है, जो भी लगेगा, वो जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है टुवर्ड्स इनसाइड, उसको ये स्टॉप करेगा। ठीक है, सो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी कुछ प्रेशर के साथ अंदर को आएंगे, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे कुछ प्रेशर के साथ, और उतना ही इक्वलेंट प्रेशर जो है हम उसके ऑपोजिट लग रहा है ड्यू टू दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ड्यू टू दिस राइज इन द लेवल। सो दिस इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अब इसकी हम डेफिनेशन देखें। अब आपको ये समझ में आ गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कैसे राइज होता है, इसीलिए मैंने पहले आपको डायग्राम से अच्छे से समझाया है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिवेलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज़ ए मेजर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। अब जितना ये प्रेशर डिवेलप होगा, ठीक, अब देखो, अगर ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा तो वाटर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है आउटसाइड और इनसाइड, वो ग्रेडियंट जो सेटअप होगा उसमें वो उसमें ज़्यादा बहुत डिफरेंस होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स will move towards inside and with more speed, and the level will rise to you can say और इसका मैक्सिमम लेवल हो सकता है ऊपर तक चला जाए। नाउ डिपेंड कि सोल्यूशन में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन में ग्रेडियंट सेटअप होता है। ठीक है, अब जो है दूसरे तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन to prevent the passage of solvent through a semi permeable membrane। इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब एक और डायग्राम से हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि क्या मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर का। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और इसमें हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूशन है, ये दोनों कनेक्टेड हैं कंटेनर्स, और इसके सेंटर में क्या लगी है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फाइन, अब इसमें इसका जो यहाँ पर पिस्टन है, ये ऊपर सिंपल हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर हम ये सेटअप ले रहे हैं, तो ऊपर प्रॉपरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब इन कंटेनर्स को आपस में हम कनेक्ट करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, और ये वाटर लेवल जो है और इसका सॉल्यूशन का लेवल जो है वो राइज होगा, जो कि हमने पिछले डायग्राम में देखा, राइज होगा, एंड द पिस्टन विल मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये होगा नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रेडियंट, ये जो ग्रेडियंट तो सेटअप हुआ है उसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव भी करेंगे, और लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो वाटर का लेवल है वो उतना ही रहे, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हमने स्टॉप करना है। तो क्या होगा? हम इसके ऑपोजिट प्रेशर और ऑपोजिट प्रेशर लगाएंगे। कितना? एक्सेस प्रेशर हम कितना लगाएंगे? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, बट इसमें हमें एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा जस्ट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। सो इस प्रेशर को जितना हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? सो आई होप कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेरिवेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। Now, Van Hoff observed that for dilute solutions, the osmotic pressure is given as। अब
ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन टर्म से कैसे रिलेटेड है, दिस वाज गिवन बाय द वांट ऑफ. सो पाई इज इक्वल टू CRT. इसमें सी को हमने मोलर कंसंट्रेशन लिया. सो वांट ऑफ ने जो ऑब्जर्व किया था दैट वाज फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन. सो हियर द कंसंट्रेशन इज टेकन इन द मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स, और यू कैन से द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन वेयर दिस R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर. देखो ये दोनों टर्म्स ही हमारे पास कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास पाई जो है दैट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. ठीक है, सो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो गया. अब थोड़ा इसको और इलेबोरेट करते हैं. अब देखो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है एज दिस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. फाइन. अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें कि डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में स्टडी किया था कि ये जो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, और हमने देखा भी वन बाय वन सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं उससे हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम कैसे मोलर मास जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल कि जस्ट हमने सी को ओपन किया. सी हमने क्या लिया था, मोलैरिटी. तो सी इज़ जस्ट ए कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी. अगर कंसंट्रेशन हमने टर्म्स ऑफ मोलैरिटी ली है तो बाय डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, सो हमने सी को N अपॉन V में ओपन कर दिया. ठीक, अब V को हम इस तरफ ले गए तो हमारे पास क्या आ गया, nRT. ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करें. ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताई हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करें तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, ऐसे ही हमने N को ओपन करके ये WB अपॉन MB लगा लिया. फाइन. अब WB अपॉन MB लगा लिया, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन आ गया N की जगह पर ये पुट करके. ठीक, अब वैसे तो पाई इज इक्वल टू WB/RT अपॉन MB. V है, ये भी एक्सप्रेशन है न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए, बट स्टिल हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम MB को एक साइड पे ले आए और पाई को हम यहाँ ले आए. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट इज MB इज इक्वल टू WB/RT अपॉन पाई V. सो दिस इज यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास बाई यूजिंग विच प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक, अब देखिए व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गेटिंग द एक्यूरेट मोलर मास. जो मोलर मास हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास एक्यूरेट आए या उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, द सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल. ठीक है, सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल होना ही चाहिए. वोलेटाइल सॉल्यूट्स होगा तो मोलर मास कैन नॉट बी करेक्टली कैलकुलेटेड. नाउ सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट. ठीक है, ये हमने पहले भी करा था पिछले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो में कि ये करेक्ट वैल्यूज़ इसकी तभी आती हैं जब सॉल्यूशन हमारे पास डाइल्यूट हो. ठीक है, और कंसंट्रेशन जितना भी सॉल्यूशन है वो 5% से ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए. ठीक, और नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट solute should not undergo dissociation and association. ठीक है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मतलब यह है कि सॉल्यूट ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, या एसोसिएशन मतलब उसके दो या तीन मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक नहीं हो जाने चाहिए. सो सॉल्यूट शुड नॉट undergo association and dissociation. So these are the conditions by following these conditions we can calculate the accurate molar mass of the solute which is dissolved to make the solution. Now next some important things about this method, that is this method is mostly suitable for the determination of the molar masses of biomolecules such as proteins or you can say the other polymers, biopolymers. ठीक है, सो उनमें ये ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है. इस मेथड को यूज़ करके हम प्रोटीन्स का या बायोपॉलीमर्स का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है ये प्रॉपर्टी. ठीक है,
देन दैट ऑफ द यू कैन से यूजिंग अदर प्रॉपर्टीज़, बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अगर यूज़ करके, सपोज हम एग्जांपल प्रोटीन्स की ही ले लेते हैं कि प्रोटीन्स का अगर हमने मोलर मास निकालना है तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करके ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी उसका मोलिकुलर मास निकालने में, देन दैट कि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करें या फ्रीजिंग इन द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ करें, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि लाइक बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ नॉट सूटेबल, क्योंकि देखो एलिवेशन होगी तो टेम्परेचर राइज होगा, एंड वी नो दैट बायोमोलिक्यूल्स दे अंडरगो डीनेचरेशन, ठीक है, और डीनेचरेशन ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर्स such as proteins that takes place, so that's why this property is not suitable for calculating the molecular masses of the proteins. Fine. So now next is, as compared to the other colligative properties, the magnitude is large even for very dilute solution. What is the meaning कि अगर हम सेम सोल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, और यू कैन से कि उसका जो आंसर हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, और बाय यूजिंग एनी अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी लार्ज देन इवन फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन भी है तो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी लार्ज आएगी एज कम्पेयर, मतलब मेजरेबल आएगी एज कम्पेयर टू द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ atmosphere can easily be measured, while values of other colligative properties are very small and difficult to measure, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। now this method has the advantage of other method as pressure measurement around is at room temperature, ठीक है, and molarity is taken instead of molarity, ठीक। अब इसकी जो एक्यूरेसी है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड की एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो प्रेशर मेजर जो भी प्रेशर है वो प्रेशर मेजरमेंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, और मोलैरिटी इज़ टेकन फॉर कैलकुलेटिंग the molar masses instead of the molality, ठीक है। so these all are the points you can say which makes it better colligative property for measuring the molecular masses for the biomolecules. Fine. Next we have like few formulas we have. Suppose osmotic pressure of mixture of two solutions. So these are the important formulas for calculation purposes. See we'll see 2-3 cases. Case 1 में देखो ज़रा, when two solutions, जब हमारे पास दो solutions हैं of the same substances, यानी कि सोलवेंट उनमें दोनों में सेम है, ठीक है, सेम सोलवेंट है, आप वाटर कह लो या कुछ और सोलवेंट कह लो, बट दैट इज़ सेम, ठीक। हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, ठीक। एंड नाउ डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ दिस सॉल्यूशन आर टेकन। सपोज इसका हमने V1 ले लिया और इसका हमने V2 वॉल्यूम ले लिया। अब हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है और उनके डिफरेंट वॉल्यूम्स हमने लिए हैं। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, मिक्स। अब मिक्स करने पे जो मिक्सचर का वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस आई एम सेइंग दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर of two solutions when two solutions of different osmotic pressures and different volumes they are mixed together, ठीक है। π1 V1 plus π2 V2 is equal to πr. this is the osmotic pressure for the resultant solution की मिक्स करने के बाद जो resultant solution बना है उसका osmotic pressure कितना है, and into V1 plus V2, these are the volumes of the two solutions. So by using this formula we can calculate the
resultant osmotic pressure of the solution after mixing the two different solution। अब इनमें इस केस 1 में जो हमने स्टडी किया इसमें क्या कंडीशन थी, सोलवेंट हमारे पास सेम था, ठीक है। अब केस 2 में देखो, osmotic pressure when two solutes are mixed in the same solution, यानी कि अब हमारे पास सॉल्यूशन एक ही है, ठीक है, एक ही उसमें कंटेनर में लिया है। अब उसमें हमने सॉल्यूट्स डिफरेंट मिक्स किए हैं, N1 मान लो कर दिया और दूसरा सॉल्यूट जो है वो N2 कर दिया, ठीक है। ये एक नंबर 1 सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये नंबर 2 का जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन का हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। इसमें दो डिफरेंट सॉल्यूट्स एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब इसका है पाई बी इज इक्वल टू N1 प्लस N2 RT, सेम फॉर्मूला है जो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने पीछे स्टडी किया है, बट हेयर द टू डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स, टू डिफरेंट सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूट्स, तो हमें दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो N1 प्लस N2 RT, ठीक। सो इसको आप थोड़ा और ओपन करना चाहो तो कर सकते हो कि N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 एंड N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। सो डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूमेरिकल्स में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर ये डायरेक्ट दिए हुए हैं या इसमें से कुछ डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो यू कैन यूज़ दिस। सो अगर वेट्स दिए हैं, मोलिकुलर मासेस दिए हैं तो यू कैन सब्सटीट्यूट दिस N1 विथ दिस W1 अपॉन M1 एंड N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। क्लियर? So next case, let's see, if N1 and N2 number of moles of two different solutes present in V1 and V2 वॉल्यूम्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमारे पास फिर से दो सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इसमें N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं और इसमें N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। और इसका हमारे पास V1 वॉल्यूम है और इसका V2 वॉल्यूम है, ठीक है। दोनों में सॉल्यूट अब हमारे पास डिफरेंट है, तो उस केस में हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई इज इक्वल टू पाई1 प्लस पाई2, ठीक। कि इसका कितना है ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लो पाई1 है और इसका हमारे पास पाई2 है, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक। अब पाई1 फिर से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, N1 RT अपॉन V होता है ना वैसे तो सिंपल फार्मूला में, लेकिन इसमें दो डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं तो नीचे हम डिनोमिनेटर में V1 प्लस V2 लेंगे। सेम वे दूसरे वाले का N2 RT और V1 प्लस V2, फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस V2 RT। सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन व्हेन two solutions of containing, or you can say two solutions with different solutes, they are and different volumes, they are mixed together. So here these three cases were different and different, by using different formulas we can calculate the osmotic pressure. So that's all for this lecture. In the next lecture we'll study or we'll deal with the next topic.